चलिए मित्रों, हम देखते हैं आज का करंट अफेयर 6 और 7 अक्टूबर का। हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हम सबका विस्तार से विश्लेषण करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2024 का मसौदा जारी किया। 2024 की यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2001, खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसी पिछली पहलों पर आधारित होगी। इस मसौदा नीति की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। आवश्यकता, मौजूदा NSP 2 दशक से भी पहले तैयार की गई थी। एक ऐसी नई व्यापक NSP तैयार करना अनिवार्य है जिसमें खेल के क्षेत्र में नवीनतम तत्व शामिल हों। साथ ही इसमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विजन क्या है? इसका विजन है राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल की क्षमता का उपयोग करना। यह विजन विकसित भारत के सिद्धांतों के अनुरूप है। इस मसौदा नीति के निम्नलिखित 5 स्तंभ हैं। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, उन्नत अवसंरचना, प्रतिभा की पहचान। दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल, पर्यटन, विनिर्माण जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खेलों का लाभ उठाना। तीसरा है सामाजिक विकास के लिए खेल, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना तथा खेलों के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुगम बनाना। चौथा है खेल एक जन आंदोलन, समुदायों को जोड़ना, राष्ट्रीय फिटनेस रैंकिंग और इंडेक्सिंग प्रणाली की स्थापना करना, शारीरिक शिक्षा ढांचे को नया रूप देना आदि। NSP 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के साथ सुसंगत बनाना, खेलों को शिक्षा के साथ एकीकृत करना। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। वैश्विक युवा आबादी यानी 15 से 29 आयु वर्ग के बीच का लगभग 20% भारत में है। इसके साथ ही भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में खेलों का लाभ उठाने की अपार क्षमता है। तो ये हुआ हमारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा जारी किया। नेक्स्ट है, इसरो ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के प्रक्षेपण की तिथि की घोषणा की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को भारत के पहले शुक्र मिशन के रूप में मंजूरी दी है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में देखते हैं। प्रक्षेपण की लक्षित तिथि, तो इसका प्रक्षेपण मार्च 2028 में निर्धारित है। इसे शुक्र तक पहुंचने में 112 दिन लगेंगे। इसे प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी LVM 3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन के उद्देश्य देखते हैं। शुक्र के वायुमंडल में धूल और उसके एयर ग्लो की जांच करना, इसकी सतह की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, सौर एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना तथा यह मिशन शुक्र ग्रह की सतह व उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं तथा इसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करेगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन के जरिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, उदाहरण के लिए देखें तो शुक्र के कठोर वातावरण में एरो ब्रेकिंग और ताप प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करना। एरो ब्रेकिंग यह अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें किसी ग्रह के वायुमंडल का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान को धीमा करना शामिल है। पेलोड्स, वीनस ऑर्बिटर मिशन पर 19 पेलोड रखने की सिफारिश की गई है। इनमें से 16 भारतीय पेलोड हैं, 2 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड हैं तथा एक अंतर्राष्ट्रीय पेलोड है। ठीक है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए अनुशंसित प्रमुख वैज्ञानिक पेलोड्स और उनका और प्रयोग। वीनस थर्मल कैमरा, शुक्र के वायुमंडल की गतिशीलता और शुक्र के बादलों को समझने के लिए। नैरो बैंड ऑक्सीजन एयर ग्लो डिटेक्शन इन विंसियन एटमॉस्फेयर, एयर ग्लो उत्सर्जन को मापने के लिए है। वीनस एडवांस्ड रडार फॉर टॉपसाइड आयनोस्फीयर एंड सब सरफेस साउंसिंग, ठीक है, ये आयन मंडल की संरचना का अध्ययन करने के लिए और सक्रिय ज्वालामुखी हॉटस्पॉट का अध्ययन करने के लिए और अन्य स्पष्ट विशेषताओं का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, वीनस ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट, शुक्र पर इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स यानी IDPS का अध्ययन करने के लिए है। और अन्य पेलोड्स देखते हैं कौन कौन से हैं। वीनस आयनोस्फेरिक एंड सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर, रेडियो एनाटॉमी ऑफ वीनस आयनोस्फीयर, रवि रूस द्वारा विकसित वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर आदि। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह मिशन देखते हैं कौन कौन से हैं। नासा द्वारा पायनियर वीनस 1978 और सोवियत संघ USSR द्वारा वेगा 1985। इन मिशनों ने शुक्र के वायुमंडल की विस्तृत समझ प्रदान की। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वीनस एक्सप्रेस 2005 और जापान द्वारा अकात्सुकी 2015। इन मिशनों ने शुक्र की वायुमंडलीय गतिशीलता, जलवायु के विकास और सतह की विशेषताओं का अध्ययन किया है। भविष्य के मिशन कौन कौन से हैं देखते हैं। नासा का दा विंची वीनस फ्लाई बाई और प्रोब 2029, वेरिटास ऑर्बिटर 2031 तथा एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस ऑर्बिटर 2031 है। ठीक है। तो ये हमारी बात हुई वीनस ऑर्बिटर मिशन के प्रक्षेपण की तिथि जो
घोषित हुई है, उसके विषय में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह ने बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। तो यह रिपोर्ट विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विनियामक क्षेत्र का विश्लेषण करती है। साथ ही यह पीपीपी से संबंधित विनियामक सुधार और पीपीपी अवसंरचना संबंधी निवेशों के बीच महत्वपूर्ण सहसंबंधों को भी रेखांकित करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच के तहत सार्वजनिक सेवाएं गैर लाभकारी और लाभोन्मुख निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं, जबकि संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस विश्व की केवल 19 अर्थव्यवस्थाओं ने बजट रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए विशिष्ट प्रावधानों को अपनाया है। इसके अलावा 18 अर्थव्यवस्थाएं ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देनदारियों को सार्वजनिक करती हैं। मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वित्तीय स्थिरता की संभावित चुनौतियों को कम करने में मदद करती है। ऐसी चुनौतियां संकटग्रस्त या रद्द की गई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं। निगरानी और मूल्यांकन केवल 37% अर्थव्यवस्थाओं में भुगतान के लिए प्रदर्शन को आधार बनाया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अनुबंधों पर फिर से समझौता सर्वेक्षण की गई लगभग 90% अर्थव्यवस्थाओं में इसे स्पष्ट रूप से विनियमित पाया गया है। जोखिम वितरण में परिवर्तन की समस्या का केवल 19% अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से समाधान किया गया है। ठीक है, अब भारत में देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है वित्तीय चुनौतियां। परियोजना की उच्च बोली और परियोजना का कम मूल्य निर्धारण, व्यापक रचनात्मकता, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का अभाव, परियोजना में देरी के परिणाम स्वरूप लागत में वृद्धि आदि। क्षमता और प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता पर्याप्त नहीं होना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जैसी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि। नेक्स्ट है विनियामक और संस्थागत चुनौतियां। व्यापक राष्ट्रीय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति का अभाव है। साथ ही निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होती है और उनकी विश्वसनीयता भी कम होती है। तो भारत में मौजूदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स विनियामक फ्रेमवर्क देखते हैं। आर्थिक कार्य विभाग यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत निजी निवेश इकाई, यह इकाई पीपीपी से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग के तहत पीपीपी वर्टिकल यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स के मानकीकरण की दिशा में नीतिगत सिफारिशें करता है। यह व्यापक रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मूल अवसंरचना, परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण और मुद्रीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक, अब देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर केलकर समिति 2015 की क्या सिफारिशें थी। अलग अलग क्षेत्रकों के लिए स्वतंत्र विनियामकों की स्थापना, इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने वाले क्षेत्रकों में सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकता है। अवांछित प्रस्तावों को हतोत्साहित करना। स्विस चैलेंज, सूचना के स्तर पर भेदभाव और पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए यह विकल्प अपनाया जा सकता है। और स्विस चैलेंज विधि एक प्रकार की बोली प्रक्रिया है। इसका उपयोग सरकारी क्षेत्र द्वारा खरीद में निजी संस्थाओं को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय सुविधाकर्ता समिति। इसकी राष्ट्रीय सुविधाकर्ता समिति की स्थापना करनी चाहिए। यह समिति समय पर मंजूरी प्राप्त करने तथा निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगी। ठीक, ये हुआ हमारा भारत में मौजूदा PPP विनियामक फ्रेमवर्क के विषय में। अगली खबर है हमारी GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार हड़तालों को देखते हुए श्रमिकों और विनिर्माताओं के हितों के प्रति संतुलित नजरिया रखने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें चेतावनी दी गई है कि यदि तमिलनाडु में सैमसंग के प्लांट में जारी हड़ताल से निपटने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो एक दशक पहले श्री पेरबंदूर चेन्नई में नोकिया प्लांट प्रतिष्ठान के बंद होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस रिपोर्ट में औद्योगिक उत्पादन जारी रखते हुए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार के साथ कर विवादों और ट्रेड यूनियन के बढ़ते दबावों की वजह से नोकिया प्लांट का संचालन बाधित हो गया था। इसके चलते 2013 में प्लांट को बंद करना पड़ा था। नोकिया कंपनी भारत की सबसे सफल मोबाइल फोन विनिर्माताओं में शामिल थी। सैमसंग के प्लांट में जारी मौजूदा हड़ताल की निम्नलिखित वजह हैं। तो क्या है? यूनियन बनाने के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने की मांग, वेतन में वृद्धि और 8 घंटे का कार्य समय निर्धारित करना। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्रमिक हड़तालों का प्रभाव। तो विनिर्माण संचालन पर प्रभाव पड़ा। हड़तालों की वजह से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनाने की महत्वाकांक्षाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विनिर्माण इकाइयां चीन का रुख कर सकती हैं, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व और बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए 2013 में नोकिया के बंद होने से मोबाइल विनिर्माण में चीन का प्रभुत्व बढ़ गया था।
हड़ताल के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है, इससे कंपनियों को नुकसान होता है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तथा निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने से पीछे हटने लगते हैं। श्रमिक बल पर प्रभाव। हड़ताल पर जाने से पारिश्रमिक में कटौती की जा सकती है और रोजगार से वंचित हो जाने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। सरकार पर प्रभाव। दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के साथ भारत अपने मुक्त व्यापार समझौता FTA की समीक्षा कर रहा है। हड़ताल जारी रहने से इन वार्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखते हैं हड़ताल से निपटने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम क्या क्या हैं। तो स्पष्ट कानून बनाना और मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs अपनाना, इससे श्रमिकों एवं विनिर्माताओं दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी। राज्य सरकार की भूमिका। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पारिश्रमिक सुरक्षा और कल्याण उपायों पर सभी हितधारकों के साथ नीतिगत चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योग जगत की भूमिका। सैमसंग को औपचारिक श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति की स्थापना करके श्रमिकों की वैध मांगों का समाधान करना चाहिए। और फास्ट ट्रैक विवाद समाधान तंत्र, यानी श्रमिकों के असंतोष को पूर्ण हड़ताल में बदलने से रोकने के लिए एक सक्रिय श्रम विवाद समाधान फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ हड़ताल से निपटने की दिशा में उठाए जाने वाले हमारे महत्वपूर्ण कदम थे जिन पर हमने अभी चर्चा की। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। केयरएज ने 39 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हुए सॉवरेन रेटिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। तो केयरएज भारत की ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन को AA रेटिंग दी गई है। भारत को BBB+ रेटिंग दी गई है। भारत को यह रेटिंग महामारी के बाद की लचीली रिकवरी और अवसंरचना में निवेश करने के चलते दी गई है। भारत का सामान्य सरकारी ऋण GDP अनुपात वित्त वर्ष 2030 तक वर्तमान के 80% से घटकर 78% होने का अनुमान है। ये वो घट गया है, यानी कि 80 से 78% हो गया है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स SCR के बारे में देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग किसी संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी सापेक्ष क्षमता यानी ऋण जोखिम या उधारकर्ता की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जाहिर की गई राय होती है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड से भी घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे CRI SIL है हमारी, यानी कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है ICRA, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और उसके बाद आती है CARE, यानी कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, इनका विनियमन करता है। ये हमारी क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। अब देखते हैं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। इससे संबंधित देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है। SCR कम लागत पर वैश्विक पूंजी बाजारों से उधार लेने की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है तथा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है। वर्तमान में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग पर S&P, मूडीज और फिच रेटिंग जैसी एजेंसियों का वर्चस्व है। ये एजेंसियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसियों द्वारा SCR रेटिंग में विद्यमान मुद्दे। भारत सहित कई देशों ने वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली ग्रेडिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। रेटिंग के क्रम में अर्थव्यवस्था की अधिकतर बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है। रेटिंग एजेंसियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्राय भेदभाव करती है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और उसका कोई डिफ़ॉल्ट इतिहास नहीं होने के बावजूद वैश्विक CRAS ने भारत को कम रेटिंग दी है। ठीक है भाई, नीदरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर और स्वीडन को AA रेटिंग दी गई और भारत को दी गई है BBB+ रेटिंग, यानी कि भारत का कोई भी डिफ़ॉल्ट इतिहास नहीं रहा है, उसके बाद भी CRAS ने भारत को कम रेटिंग दी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के वैज्ञानिक फोरम एटमस फॉर फूड में भाग लिया। तो एटमस फॉर फूड के बारे में देखते हैं, इसकी उत्पत्ति। इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA तथा खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ल्ड फूड फोरम इटली 2023 में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे? फोरम परमाणु तकनीकों के साथ साथ अन्य उन्नत तकनीकों के लाभों का उपयोग करके देशों को अनुकूल समाधान प्रदान करता है। इससे कृषि और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने तथा खाद्य पदार्थों की हानि को कम करने में मदद मिलती है। देशों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और बढ़ती भुखमरी से निपटने में मदद करना। FAO के अनुसार 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक
दुनिया की आबादी में 1/3 की वृद्धि यानी कि 1/3 की वृद्धि होगी और यह वृद्धि ज़्यादातर विकासशील देशों में होगी। कृषि क्षेत्र के लिए परमाणु तकनीकें। पहली है विकिरण इरेडिएशन तकनीक। यह सूक्ष्म जीवों और कीटों को कम या खत्म करके खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगी। फॉल आउट रेडियो न्यूक्लाइड FRN तकनीक, यह मिट्टी में रेडियो न्यूक्लाइड की मात्रा का विश्लेषण करके मृदा अपरदन पैटर्न को मापती है। और थर्ड है कॉस्मिक रे न्यूट्रन सेंसर तकनीक, यह मिट्टी से परावर्तित कॉस्मिक रे न्यूट्रन का पता लगाकर बड़े क्षेत्रों में मृदा में नमी को मापती है। फोर्थ है रेडियो इम्यूनोसे RI, ये तकनीक है जानवरों में हार्मोन के स्तर का पता लगाती है। इससे कृत्रिम गर्भाधान के लिए सटीक समय निर्धारित किया जा सकता है। यह स्टरलाइट इंसेक्ट तकनीक SIT, इसके तहत जंगली कीट आबादी के साथ मेंटिंग के लिए बंध्या कीटों को खेतों में छोड़कर कीटों को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में अन्य प्रौद्योगिकियां हमारी क्या क्या है। नाइट्रोजन 15, यह पादप जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को मापने की तकनीक है। आइसोट्रोपिक ट्रेसिंग तकनीक, यह फसल पोषण और जल प्रबंधन में उपयोगी है। अब देखते हैं, आइए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में परमाणु प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए भारत के कुछ कदम है, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY के तहत बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं। BARC ने गामा विकिरण के माध्यम से उच्च उपज देने वाली 42 प्रकार की बीज किस्मों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। और BARC ने महाराष्ट्र के वाशी और नासिक में 2 बड़े विकिरण केंद्र यानी इरेडिएशन फैसिलिटीज स्थापित किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारी अन्य सुर्खियों में जो हमारी खबरें हैं आज की, उन पे चर्चा करते हैं। पहली है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण रेंज में 4थी पीढ़ी के तकनीक रूप में से उन्नत मिनी ट्राइड के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन परीक्षणों के दौरान इस वेपन सिस्टम ने हीट टू कील क्षमता को दोहराने से संबंधित विशेषता को प्रदर्शित किया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के विषय में देखते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वास्तव में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI यानी DRDO प्रयोगशाला और विकास सह उत्पादन भागीदारों अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग में डिजाइन और विकसित किया है। यह प्रणाली कम दूरी पर निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को लक्षित कर सकती है और इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर और अत्याधुनिक अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये थी हमारी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के विषय में बात। अब देखते हैं शुष्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट्स। हमारे तेलंगाना सरकार राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और अधिक शुष्क बंदरगाह सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है। ड्राई पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। इन्हें अंतर्देशीय बंदरगाह यानी आइलैंड पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये वास्तव में अंतर्देशीय टर्मिनल होते हैं। इनका उद्देश्य रेल या सड़क मार्ग से समुद्री बंदरगाह को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इनमें अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD, कंटेनर फ्रेट स्टेशन CFS, एयर फ्रेट स्टेशन AFS आदि शामिल हैं। इनके लाभ देखते हैं। ये बंदरगाह भू आबाद यानी लैंडलॉक्ड राज्यों क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक दक्ष और किफ़ायती सुविधा प्रदान करते हैं। तटीय बंदरगाहों पर बोझ कम करते हैं और ये यातायात की भीड़ को कम करते हैं और दक्षता में सुधार लाते हैं। ये हुई ड्राई पोर्ट्स के बारे में हमारी चर्चा। अब देखते हैं जैव विविधता क्रेडिट। नागरिक समाज संगठनों के एक गठबंधन ने जैव विविधता क्रेडिट यानी बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स को बढ़ावा देने पर चिंता जताई। जैव विविधता क्रेडिट के बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, यह एक प्रकार का आर्थिक संसाधन या इंस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए निजी कंपनियां वन संरक्षण या वन पुनः बहाली जैसी गतिविधियों को वित्त पोषित कर सकती हैं। इसके उद्देश्य क्या है? प्रकृति और जैव विविधता पर निवल सकारात्मक प्रभाव डालना। जहां जैव विविधता ऑफसेट में प्रकृति पर कंपनियों की गतिविधियों के नकारात्मक और अपरिहार्य प्रभावों की भरपाई की जाती है, वहीं जैव विविधता क्रेडिट इससे कहीं आगे जाकर सकारात्मक गतिविधियों को भी वित्त पोषण प्रदान करता है। कार्य प्रणाली देखते हैं। भूमि को संरक्षित या पुनः बहाल करने का लक्ष्य रखने वाले हितधारक क्रेडिट या सर्टिफिकेट जारी करते हैं। निजी कंपनियां जैव विविधता या प्रकृति से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इन क्रेडिट्स को खरीदती हैं। ये बात हुई हमारी बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स की। अब देखते हैं 610 पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने का स्टडी डॉक्यूमेंट। तो बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार होमो सेपियंस के वैश्विक प्रसार के साथ लगभग 610 पक्षी प्रजातियां ज़्यादातर द्वीपों पर यानी पिछले 130,000 वर्षों में विलुप्त हो गई हैं। प्रमुख विलुप्त पक्षी कौन से हैं? डोडो यानी मॉरिशस। यह अपनी अलग थलग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। इसे पहली बार 16वीं शताब्दी में डच नाविकों ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है
एपियोनिस मैक्सिमस मेडागास्कर, इसे हाथी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह उड़ नहीं पाता है, ठीक है। यह संभवतः कभी अस्तित्वमान अब तक का सबसे बड़ा पक्षी था, लगभग 3 मीटर लंबा। अन्य पक्षी देखते हैं कौन कौन से हैं। काउई यानी हवाईयन सॉन्गबर्ड, मोआ पक्षी जो न्यूजीलैंड में, उत्तरी अमेरिका का प्रवासी पैसेंजर पिजन आदि, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी जो प्रजातियों के विलुप्त होने का स्टडी डॉक्यूमेंट है, उनमें इन पक्षियों के नाम भी सम्मिलित हैं। कार्बन के ब्लैक और अन्य रूप। एक हालिया अध्ययन के अनुसार केरोसिन लैंप से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन भारत में आवासीय क्षेत्रों से कुल उत्सर्जन का 10% है। ब्लैक कार्बन के बारे में देखते हैं। ब्लैक कार्बन को आमतौर पर कालिक के रूप में जाना जाता है। यह महीन कण वाले वायु प्रदूषण PM 2.5 का एक घटक है। इसका निर्माण लकड़ी और जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से होता है। CO2 प्रति यूनिट द्रव्यमान की तुलना में यह 1500 गुना अधिक वार्मिंग प्रभाव उत्पन्न करता है। यह वायुमंडल में कम समय तक रहने वाला जलवायु प्रदूषक SLCPS है। वायुमंडल में औसतन 4 से 12 दिन तक बना रहता है, ठीक है। वायुमंडल में 4 से 12 दिन तक बना रहता है। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और शोभमंडलीय ओजोन सहित अधिक शक्तिशाली SLCPS को कम करने वाली साझेदारी पहल है। CCAC एक स्वैच्छिक पहल है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत आयोजित होता है। CCAC का गठन 2012 में किया गया था। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन डिजीज। शोधकर्ताओं ने DNA अणुओं में ऐसे अनुक्रम विकसित किए हैं जिन्हें इनविजिबिलिटी क्लॉक कहा जाता है। यह अनुक्रम मोटर न्यूरॉन रोगों से प्रभावित कोशिकाओं की विशेष रूप से पहचान कर उन्हें लक्षित कर सकते हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में देखते हैं। यह न्यूरो डिजनरेटिव रोगों का एक समूह है जिसमें रीढ़ और मस्तिष्क में मोटर तंत्रिकाएं समय के साथ कार्य करना बंद कर देती हैं। मोटर तंत्रिकाएं मांसपेशियों की गतिविधियों जैसे चलना, सांस लेना, बोलना और निगलने को नियंत्रित करती हैं। टाइप्स क्या है? एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति तेजी से मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है और अंततः पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग इससे पीड़ित थे। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। यह रोग बोलने, निगलने आदि में शामिल मांसपेशियों को प्रभावित करता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। यह धड़, टांगों और बाहों को प्रभावित करता है। ये बात हुई मोटर न्यूरो डिजीज के बारे में। अब बात करते हैं यूनिफाइड जीनोमिक चिप के विषय में। प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड तकनीक लॉन्च की है। स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड तकनीक से किसानों के लिए केवल मादा बछिया पैदा करने के लिए कम लागत पर सेक्स सॉर्टेड स्पर्म की उपलब्धता बढ़ेगी। चिप के बारे में देखते हैं। उद्देश्य है इसके किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों को शीघ्र पहचान करने और भारत में डेयरी फार्मिंग की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। विकास करता है इसके पशुपालन और डेयरी विभाग। 2 संस्करण में पशु मवेशियों के लिए गो चिप है और भैंस के लिए है महिष चिप, ठीक है। ये बात तो यूनिफाइड जीनोमिक चिप की। अब देखते हैं डेनाइनी तितलियों का उपपरिवार। यानी एक हालिया अध्ययन के अनुसार अच्छी बारिश के कारण तमिलनाडु यानी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और नीलगिरी के बीच में डेनाइनी उपपरिवार की तितलियों का बड़े पैमाने पर प्रवास देखा गया है। तितलियों मिल्कविट तितलियां और ग्लासविंग्स के डेनाइनी उपपरिवार के बारे में देखते हैं। इस उपपरिवार में ब्लू टाइगर, डार्क ब्लू टाइगर, डबल ब्रांडेड क्रो और कॉमन क्रो जैसी तितलियां शामिल हैं, इसलिए इन्हें बाघ और कौवा कहा जाता है। इनके पास एक विशिष्ट प्रवासन पैटर्न है। पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत से पहले ये पूर्वी घाट और मैदानी इलाकों से पश्चिमी घाट की अलग अलग निकटतम पहाड़ी श्रृंखलाओं की ओर प्रवास करती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से पहले पश्चिम घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं से पूर्वी घाट और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों की ओर प्रवास करती है। अब देखो पीटी में यही आपसे पूछ लेगा, आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा, डेनाइन तितलियों का उपपरिवार, उसमें पूछ लेगा इसमें मतलब स्टेटमेंट चेंज कर देगा। पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत से पहले में दे देगा पूर्वी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं से पश्चिमी घाट और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों की ओर प्रवास करती हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से पहले में दे देगा ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आपको दे देगा, यानी पश्चिमी घाट और मैदानी इलाकों से पूर्वी घाट की अलग अलग निकटतम पहाड़ी श्रृंखलाओं की ओर प्रवास कर देती है। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट एक्सचेंज कर देगा और वर्ड्स इधर उधर कर देगा। तो बस इसलिए यही आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पीटी में आपके इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी डेनाइन तितलियों का उपपरिवार के विषय में। अब बात करते हैं रानी दुर्गावती 1524 से 1564, ठीक है।
ये गंडा कटंगा के गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती को उनकी 500वीं जयंती जो 5 अक्टूबर को मनाई गई थी उस पर याद किया गया। रानी दुर्गावती के विषय में देखते हैं। उनका जन्म बांदा जिले उत्तर प्रदेश के कालिंजर में हुआ था। वे महोबा के चंदेल राजवंश की वंशज और मुगल सम्राट अकबर की समकालीन थी। उनके प्रमुख योगदान देखते हैं। पति की मृत्यु के बाद गोंड साम्राज्य की सत्ता संभाली। फारसी भाषा में तारीख फरिश्ता के अनुसार रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर का सामना किया था। रानी विद्या की संरक्षक थी और आचार्य विठलनाथ को गढ़ में पुष्टि मांग पंथ की पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। इन्होंने रानी ने रानी ताल, चेरी ताल और अधरताल जैसे जलाशयों का निर्माण कराया था। समकालीन मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान के खिलाफ अपनी मृत्यु तक संघर्ष किया और अपने राज्य की इन्होंने रक्षा की। मुगलों के साथ रानी के संघर्ष का उल्लेख अकबर के इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल और अन्य फारसी लेखकों ने किया। ठीक है, तो ये हमारी आज की महत्वपूर्ण जो हमारी खबरें थी, हमने सब आपके साथ विस्तार से चर्चा किया उन पे। ठीक है, अब मिलते हैं कल अपने नए न्यूज़ के साथ।